नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट सूची में मैं विनेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कक्षा 10 का एक टॉपिक है मैथ का, जो कि किस नाम से है, जिसको हम कुछ बुकों में दिया रहता है युग्म, ठीक है, युगपत समीकरण, और कुछ बुकों में ये दिया रहता है दो चर राशि वाले समीकरण। ठीक है, तो ज़्यादातर बुकों में यही आपको मिलेगा, दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक, तो इस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रैखिक समीकरण होता क्या है। रैखिक समीकरण की परिभाषा अगर देखी जाए तो रैखिक समीकरण, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इसको इंग्लिश में कहा जाता है। अगर इस पर हम चर्चा करें तो इसको देखा जाए तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात कितनी हो, एक, इसको हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। मान लीजिए जैसे हमारे पास लिखा है ax प्लस बी इज इक्वल 0, और जहाँ a और b क्या है, अचर है, और x यहाँ क्या है, चर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद यानी रैखिक समीकरण कह सकते हैं। क्लियर। लेकिन बात आती है यहाँ एक शब्द आया है दो चर राशि, तो इसमें चरों की संख्या कितनी होनी चाहिए, इसमें चर की संख्या एक है, तो दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं, दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण, तो इसमें लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें चर कितने हों, दो हों, तो उसे हम क्या कहेंगे, दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल उठाते हैं, तो हमारे पास जैसे अभी ax प्लस बी था, तो अब की हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0, जहाँ पर a और b और c तीनों ही क्या हैं, अचर हैं। वहीं चर की बात करें तो चर x y दोनों हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये तो हो गई मतलब बात परिभाषा की कि चर रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। तो आगे देखते हैं हमको इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो इसके लिए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जैसे दो समीकरण दिए रहेंगे, दो रैखिक समीकरण मान लीजिए दिए गए हैं। जैसे एक दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल z, और दूसरा दिया है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0। जैसे दो समीकरण दिए गए हैं और इसमें हम बात कर लेते हैं शर्त की। तो अगर पहली शर्त यह है कि अगर a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल b1 बटे b2, तो इस केस में देखते हैं तो ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की अगर बात करें तो क्या क्या शर्त को डिनोट करेंगे। तो इसमें अगर हम बात करें रेखा कैसी होंगी, तो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, अर्थात प्रतिच्छेदी होंगी या प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, अगर रेखा की बात की जाए तो क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, यानी एक दूसरे को काटेंगी। क्लियर। अगर नेक्स्ट देखते हैं, अगर संगतता की बात की जाए तो संगतता में निकाय कैसा होगा, संगत होगा। और वहीं अगर हल की बात करें तो इस केस में विशेष हल होंगे या विशिष्ट हल होंगे, या कुछ किताबों में इसी को लिखा जाता है अद्वितीय हल। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हुई। नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपके पास जैसे a1 बटे a2 इज इक्वल b1 बटे b2 डज नॉट इक्वल c1 बटे c2। तो इस केस में जो रेखाएं होंगी वो समांतर होंगी, समांतर अर्थात पैरेलल की बात आती है। तो जैसे दो रेखाएं ऐसे खींच दी जाए तो इनको हम पैरेलल कहते हैं, चाहे एक छोटी एक बड़ी क्यों ना हो। अर्थात जैसे ट्रेन की पटरी होती है तो वो चाहे जहाँ मोड़ आता है तो वो ऐसे ही रहता है, लेकिन बीच का गैप क्या होता है, कम नहीं होता। तो बीच का अगर गैप बराबर बरकरार रहेगा तो ऐसी रेखा को हम क्या कहेंगे, समांतर रेखाएं ऐसी को कहते हैं। इसमें बात करते हैं निकाय कैसा होगा। तो इस केस में निकाय जो होगा वो होगा असंगत। क्लियर। वहीं हल की बात करें तो इस केस में कोई हल नहीं होगा, इस केस में कोई हल नहीं होगा। वहीं थर्ड पोजीशन पे चलते हैं
और दिया है कि A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2। तो इस केस में रेखाएं जो होंगी समपाती होंगी। तो समपाती, अभी कुछ लोगों को ये भी नहीं क्लियर होगा कि समपाती का मतलब क्या होता है, तो इस पर चर्चा करते हैं। पहले पूरा कर देते हैं। निकाय इस समय क्या होगा, तो निकाय इस समय भी संगत होगा। ध्यान दीजिएगा, इधर या तो तीनों फंक्शन इक्वल आ जाएं या फिर पहले और दूसरे इक्वल ना आए, ठीक है। और इधर हल की बात करें तो इस केस में अनंत हल होंगे, अनंत हल। क्लियर हुआ। बात कर लेते हैं संपाती। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु रखी हुई है और उसी सेम उससे थोड़ा बड़ी आकृति की उसके आगे ला करके रख दी जाए तो पिछली वाली आकृति क्या हो जाती है, दिखती नहीं है। तो इस केस को हम क्या कहते हैं, संपाती कहते हैं। मान लेते हैं जैसे हमारे पास एक कैलेंडर रखा हुआ है, इसके ऊपर दूसरा ला करके जैसे पिछला वाला ढक गया है, अगर ये कंप्लीट ढका रहेगा तो ये क्या माना जाएगा, एक दूसरे के संपाती माने जाएंगे। क्लियर हुआ। आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोगों को इसमें दो मेथड और पढ़ना है। एक्स वाई यानी रैखिक समीकरण अगर दो दिए गए हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए, अर्थात उसमें एक्स वाई की वैल्यू ज्ञात करने के लिए दो मेथड पढ़ने हैं। कितने मेथड, दो। हुआ करते थे तीन, लेकिन इस समय जो प्रेजेंट टाइम एक विधि को हटा दिया गया है, तो दो ही पढ़ने हैं। एक होती है आपके पास प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, जिसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले मान लेते हैं अगर हमारे पास दो इक्वेशन दिए गए हैं या व्यापक समीकरण जो होते हैं वो दिए गए हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास a1x है, b1y है और प्लस का c1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल का 0, ये दो समीकरण दिए गए हैं। तो हम इसमें एक्स वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले इसको देखते हैं। तो इसके लिए हमको करना क्या है, यहाँ शब्द आया है प्रतिस्थापन, जिसका अर्थ होता है रखना, यानी मान रखकर सॉल्व करना। तो सॉल्व करने के लिए हम मान कहीं बाहर से तो लाएंगे नहीं, इन्हीं इक्वेशन से निकालेंगे और इन्हीं इक्वेशन में रखेंगे। लेकिन शर्त यह है कि जिस इक्वेशन से हम मान निकालेंगे उस इक्वेशन पर नहीं रखेंगे। जैसे मान लीजिए हम समीकरण 1 को सॉल्व कर रहे हैं। समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 को अगर हल करते हैं तो यहाँ से x या y की वैल्यू को फाइंड करना है। समीकरण 1 में देखते हैं तो a1 इधर लिख लीजिए, a1x, और ये पूरा फंक्शन उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो माइनस b1y प्लस c1, तो x बराबर आ जाएगा माइनस b1y प्लस c1 और बटे में a1। इक्वेशन नंबर थर्ड दे देते हैं इसमें। अब ये x की वैल्यू निकल आई है, हमने कहाँ से निकाला है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से निकाला। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट से अगर निकालें तो इसको हम फर्स्ट में नहीं रख सकते हैं, रखेंगे कहाँ, सेकंड में, ये शर्त है, ठीक है। तो समीकरण नंबर यानी इक्वेशन नंबर सेकंड में वह x की वैल्यू क्या करने पर, रखने पर, तो x का मान रखने पर, ठीक है। तो अब देखते हैं लिखा क्या है, a2 लिख लीजिए, x लिखा है तो क्या लिखेंगे इसके स्थान पे, b1y c1 और बटे में a1, और फिर प्लस b2y c2 भी लिखा है, लिख लीजिए। इतना क्लियर हुआ। आगे देखते हैं, इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई कराएं तो क्या मिलेगा, माइनस b1 a2y प्लस c1 a2 और बटे में a1। यहाँ भी देखते हैं तो इसमें b2 को तो इधर रखिए आप, b2y को, c2 को इधर ट्रांसफर करिए, इसके बटे में 1 मानिए, इसका इधर से मल्टीप्लाई करिए, तो b1 a2y प्लस a2 c1 बटे a1। इसका जब इधर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो मिलेगा का a1 b2 और y बटे में क्या रहेगा, a1 बराबर c2 के। अब देखते हैं ये इधर डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, यानी इधर भाग में, इधर जाएगा तो गुणा में, तो ये माइनस इंटू कर दीजिए इसमें, तो माइनस b1 a2 और फिर y, फिर माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का c1 a2 हो जाएगा और फिर प्लस का a1 b2
और y बराबर का देखें तो इधर भाग इधर गया तो गुणा, तो ये बन जाएगा C2 और क्या आ जाएगा A1। अब देखो इसमें y है, इसमें भी y है, इन दोनों से हम y को क्या कर लेते हैं कॉमन। तो अगर इन दोनों से y कॉमन लेते हैं तो A1 B2 एक साथ हो जाएगा माइनस B1 A2, इधर माइनस उधर गया तो प्लस, तो C2 A1 और प्लस का आ जाएगा A2 C1, इधर ये इंटू उधर गया तो डिवाइड, तो C2 A1 और प्लस का A2 C1 बटे A1 B2 माइनस B1 A2। y की वैल्यू निकल आई, इसको पुट करिए आप सब इक्वेशन नंबर 3 में, काम खत्म। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो ये लिखा है आपके पास x माइनस 1/A1 को करिए बाहर, B1 लिखा है लिख लीजिए, y आपके पास क्या निकला है, तो y है C2A1 प्लस A2 C1 बटे A1 B2 और माइनस का B1 A2 और प्लस का C1, ये इस प्रकार इसकी वैल्यू थी। ठीक है, अब इसको देखते हैं, तो इसके बटे में 1 मानिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाइए, तो अगर इसको देखा जाए तो ये आ जाएगा माइनस A, इसको भी अंदर ले लिया, गुणा करना ही पड़ेगा, तो ये हो जाएगा A1 C2 B1 फिर A2 C1 C2। अब इसको गुणा करेंगे तो इसका इधर से फिर इधर से, तो आएगा क्या, बहुत लंबा आ रहा होगा ना, तो इसका A1 का स्क्वायर B2 और ये क्या लिखा है C1, फिर इसका करेंगे तो माइनस A1 A2 B1 C1 बटे A1 B2 माइनस B1 A2। ऊपर देखते हैं तो पूरे में A1 मिल तो नहीं रहा, वैसे इस वाले में कुछ शायद कटने पे आ रहा हो, A1 B1 C2 तो कटेगा कुछ है नहीं, तो ये इतनी थोड़ी सी गलती इसको सुधारिए पहले। 1 का A तो पूरे में पहले से बाहर है, तो ये बन जाएगा B1 C2 A1 प्लस A2 B1 C1 और इसका जब इधर से गुणा कराएंगे तो A1 B2 C1 माइनस A2 B1 C1 बटे में A1 B2 B1 A2। अब देखते हैं तो ये फंक्शन और ये फंक्शन कट जाएगा, ऊपर देखते हैं तो बचा क्या है माइनस 1 का A1 B1 A2 B1 A1 C2 माइनस A1 B2 C1 बटे A1 B2 B1 A2। ऊपर देखते हैं तो A1 है, कॉमन ले लीजिए तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा B1 C2 माइनस A1 तो बाहर ही है B2 C1 बटे A1 B2 माइनस B1 A2। अब ये कट जाएगा, जो भी आएगा वो इसका आंसर होगा। बाकी इस पे हम नंबर यानी XYZ उठाकर देख लेते हैं तो क्या आता है। तो अभी हमने प्रतिस्थापन जो विधि है उस पर चर्चा की है। अब बात आती है जैसे कोई क्वेश्चन उठाते हैं, क्योंकि अभी व्यापक समीकरण था तो बच्चे इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे हमारे पास मान लेते हैं एक क्वेश्चन दिया गया है 2x प्लस का 3y इज इक्वल का 15 ले लेते हैं, नहीं और बड़ा कर लो इसको थोड़ा सा 42 ले लेते हैं। क्लियर, आगे देखते हैं, इसी को लिख लेते हैं x माइनस वाई इज इक्वल 24।
ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, दो इक्वेशन रहेंगे, ठीक है, तो उसमें आपसे कहेगा इसको हल कीजिए, कभी कभी लिख के आएगा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, या विलोपन विधि से हल कीजिए, या फिर एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो दोनों तीनों केस में आपको वही करना है, एक्स वाई का मान ज्ञात करना है, आप चाहे जैसे लगाएं। पहले हम बात कर लेते हैं प्रतिस्थापन। अगर ये विधि क्लियर लगती समझ हो जाती है तो हम बात करेंगे दूसरे पे, जो कि दूसरी कौन सी हमारे पास है, विलोपन। तो इसमें करते क्या है, सबसे पहले हम चाहे इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड को सॉल्व करके वैल्यू निकालते हैं। तो देखते हैं आगे। तो अब की देखते हैं, जिसमें निगेटिव है कोशिश उसी को करना, ठीक है। समीकरण 2 को हल करने पर, तो 2 को हल करते हैं तो x बराबर, ये y इधर माइनस इधर गया तो प्लस, तो 24 और प्लस का y, इक्वेशन नंबर 3। इस वैल्यू को हम उठाते हैं, उठा करके निकाले कहाँ पे, 2 पे, तो इसको रखेंगे कहाँ पे, 1 में। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो अगर समीकरण 1 की बात करें तो देखते हैं क्या दिया है, 2x लिखा है, 2x 24 प्लस का y, फिर प्लस का 3y बराबर का 42। 24 3 कितना होता है, तो 72 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2y प्लस का 3y बराबर का 42। इधर प्लस उधर गया तो माइनस, 3 तो कितना हो जाएगा, तो 5y बराबर हो जाएगा 42 माइनस का 72। तो अब इसको अगर घटाया जाए तो कितना आएगा, तो 5y बराबर का -30, मतलब 2 से 2 चला जाएगा और 7 से 4 कट जाएगा, ठीक है। तो y बराबर हो जाएगा -30 और बटेगा 6, तो 6 5 जा 30, ये इतना निकला। इसको आप उठाइए, 1 2 3 कहीं भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं। जब संख्यात्मक मान मिल जाए तो कोशिश करिए कहीं भी रख लीजिए। तो इसे भी रखने चलना है तो कितना आएगा, तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो x बराबर हो जाएगा 24 लिखा है, प्लस का y है, तो y के साथ कितना आ जाएगा भाई, 5 माइनस का 5। तो x बराबर, इसको घटाएं क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x बराबर कितना, तो माइनस का 19। तो ये होंगे इसके आंसर। एक बात और, अगर आपको ये डाउट है कि ये जो हम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सही है या गलत है, तो इसको आप तुरंत चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने समीकरण नंबर 2 को देखा, ये था, x कितना आ रहा है, तो माइनस 19 आया है, फिर क्या लिखा है, माइनस लिखा, लिख लीजिए, फिर क्या लिखा है, y की वैल्यू क्या है, माइनस का 5, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो 19 प्लस 5 कितना होता है, तो 24। तो इसको वेरीफाई कर रहा है, इसलिए जो x और y की वैल्यू आई है, इसलिए क्या होगा, सही होगा। एक बात और, हम एक पे ही वेरीफाई किए हैं, आपको दोनों पे करना पड़ेगा। जब तक मतलब जब तक क्लियर दोनों बराबर नहीं होते हैं तब तक ये नहीं कह सकते कि आंसर सही है। तो इसके बाद क्वेश्चन कौन सा हमारे पास दिया गया है, 2x माइनस 3y इज इक्वल 4 और x प्लस वाई इज इक्वल 5। तो इसमें आपकी कौन सा मेथड लगाना है, तो प्रतिस्थापन ही लगाना है। सॉल्व कैसे करेंगे, चाहे आप 1 या 2 में से x की वैल्यू निकालें, मतलब 1 की निकालें, चाहे x या y। तो हम मान लीजिए समीकरण 2 को हल कर रहे हैं, तो यहां से y को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो x बराबर आ जाएगा 5 माइनस एक्स, 5 माइनस वाई, समीकरण 3 बन जाएगा। इसको उठा के समीकरण 1 में रख दीजिए, तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो क्या मिल जाएगा 2, और यहाँ x के स्थान पे 5 माइनस का y और माइनस का 3y बराबर का 4। अब देखते हैं, तो 5 गुणे 2 10 माइनस 2 1 कम 2 और ये माइनस का 3,
ये इधर जाएगा, 3 2 कितना होता है माइनस का 5 भाई, और ये उधर जाएगा तो 4 माइनस 10, तो माइनस का 5 वाई बराबर माइनस का 6, तो वाई बराबर हो जाएगा माइनस 6 बटे माइनस 5, खत्म। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो प्लस का ही आएगा। और इसको उठा करके हम समीकरण 3 में रख दें, तो समीकरण 3 में x का मान रखने पर तो बन जाएगा x बराबर 5 माइनस 6 बटे 5, तो हो जाएगा 5 पचे 25 माइनस का 6 बटे 5, घटाएं कितना आएगा तो 19 बटे 5। तो ये इस प्रकार एक आंसर इसका ये रहेगा, दूसरा इस